तो गाइस आज हम लोग बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी का चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। दिगंत, हमारे हिंदी का जो बुक का नाम है दिगंत भाग 2 है, जिसका हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, अर्धनारीश्वर। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अर्धनारीश्वर की और देखते हैं क्या है अर्धनारीश्वर की कहानी। आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं पूरा देखेंगे, पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप कमेंट अवश्य करें कि कैसा लग रहा है आपको क्लास। साथ ही साथ आप लोग अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग चैप्टर की अर्धनारीश्वर। आप लोग भी निकाल लीजिए, निकालिए बुक, आप लोग भी देख लेंगे, बुक पे नहीं बुक से पढ़ा रहे हैं। अर्धनारीश्वर जो लिखा है ये रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी। पहले रामधारी सिंह दिनकर जी के बेसिक जान लेते हैं, इसके बारे में इनकी जीवनी क्या सब किया है हमारे बुक में। कि कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में, और निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। कब हुआ था निधन? 24 अप्रैल 1974 को। जन्म स्थान है सिमरिया, क्या है? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। जन्म स्थान है इनका कहाँ? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। और माता पिता है मनरूप देवी एवं रवि सिंह। माता का नाम देखिए मनरूप देवी एवं पिता का नाम है रवि सिंह। तो ध्यान दीजिए, रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? रवि सिंह। क्या था? और माता का नाम क्या था? मनरूप देवी। बस हमें जो दो चीज याद रखना है, माता पिता का नाम पूछते हैं। और रामधारी सिंह दिनकर जन्मे कहाँ थे? सिमरिया, बेगूसराय। कहाँ जन्मे थे? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। 23 सितंबर को जन्मे थे और अप्रैल 24 को मृत्यु हो गई। 23 सितंबर को जन्मे थे और अप्रैल 24 को क्या हुई? मृत्यु हो गई। और ईयर की बात करें तो 1908 में जन्मे थे और 1924 में मृत्यु हुई। इतना याद ही रहेगा। सितंबर 1974। अगर याद ही रखना है कि जन्मे थे सितंबर में, 23 सितंबर 1908 और मृत्यु कब हुई? अप्रैल 24 अप्रैल 1974। और कहाँ पैदा हुए थे? सिमरिया, बेगूसराय। कहाँ पैदा हुए थे? सिमरिया, बेगूसराय, जो कि कहाँ है? बिहार में है। अब जाएंगे इधर से पटना जाते हुए मिल जाता है रास्ते में। अगला समझिए, माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह। अब देखिए पत्नी का नाम देख लीजिए, श्यामवती देवी। पत्नी का क्या नाम था? श्यामवती देवी। अगला देखिए शिक्षा के बारे में क्या क्या है, इनकी शिक्षाएं कहाँ कहाँ क्या की। प्रारंभिक शिक्षा गांव और उनके आसपास, मतलब गांव के अगल बगल में जो प्रारंभिक शिक्षा है गांव के अगल बगल में हुई। साथ ही साथ 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किया। कब के मैट्रिक? 1908 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल। थोड़ा सा याद रखेंगे, इनका जो हाई स्कूल का ही नाम था, क्या नाम था? मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल। 1932 में पटना कॉलेज से BA ऑनर्स इतिहास से किए। किससे किए? इतिहास से BA ऑनर्स किए, और वो किए हैं आपका 1932 ईस्वी। कोई दिक्कत? इनको एक बार देख लेना और याद हो गया। तो वृत्ति देखिए, प्रधानाध्यापक HE स्कूल बखिया, क्या है? सर बरबीघा, ये बरबीघा में ये प्रधानाध्यापक के रूप में काम किए। उसके बाद सब रजिस्ट्रार, सब डायरेक्टर, जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर। तो पूछ देंगे कि हिंदी के प्रोफेसर कहाँ थे? बिहार विश्वविद्यालय। किसमें? अंडरलाइन मार लीजिएगा, बिहार विश्वविद्यालय। थोड़ा सा ध्यान देंगे, बिहार विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? बिहार विश्वविद्यालय में ये
हिंदी के क्या बने थे? प्रोफेसर थे। ऑनर्स किससे किए थे? अगला देखिए क्या है। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति, और उसके बाद भागलपुर विश्वविद्यालय में ये उप कुलपति बने थे। जैसे हम लोग VC कहते हैं, क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी में सुनते हैं VC होते हैं, वाइस चांसलर, उसे क्या बोलते हैं? उप कुलपति। अगला देखिए, हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किए। किसके रूप में? हिंदी सलाहकार के रूप में भी काम किए। बिहार सरकार के अंदर आता होगा। साहित्यिक अभिरुचि, इनमें देखिए क्या क्या साहित्यिक अभिरुचि है। 1925 में छात्र सहोदर, क्या अंडरलाइन मारिएगा, बहुत काम का है। छात्र सहोदर, ये क्या है देखिए, में पहली कविता प्रकाशित की। छात्र सहोदर इनकी जो मैगजीन है, जो भी कहाँ उस टाइम में चलता होगा, वो दिखा रहे हैं यहाँ पे, उसमें इन्होंने क्या किया? पहली कविता प्रकाशित की। किसमें? छात्र सहोदर। आगे देखिए, देश क्या है? पटना, प्रकाश बेगूसराय। देश पटना से छापा, प्रकाश बेगूसराय से, प्रतिमा कन्नौज से में छात्र जीवन की अनेक रचनाएं प्रकाशित की। तो ये जो विभिन्न देश जो छापा वो पटना में, पटना के मैगजीन से छापा, प्रकाश बेगूसराय से छापा, प्रतिमा जो है कन्नौज में छापा। में छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित की, विभिन्न प्रकार की रचनाएं प्रकाशित कर। 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक बनाए, उन्होंने कविता से पुस्तक बनाया, उसका नाम था प्रणभंग। क्या था? प्रणभंग। ये इनकी पहली कविता की पुस्तक है, अंडरलाइन मार लीजिए। प्रणभंग क्या है? रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक है, जो कि 1900 ईस्वी दिया है। 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने लिख दिया था। कितने की उम्र में? 21 वर्ष। 1960 में पैदा हुए थे, तो जोड़ लीजिए कि 1928 ईस्वी में ना, जब ये हाई स्कूल से ये इन्होंने क्या किए थे? 1928 नहीं, 1929 में हाई स्कूल पास करने के बाद इन्होंने एक किताब बना लिया था, और इनका किताब का क्या नाम था? प्रणभंग। क्या नाम था? प्रणभंग। समझिए आगे। आगे देखिएगा, कृतियां के बारे में देखिए। प्रमुख काव्य कृतियां क्या क्या है? प्रमुख काव्य कृतियां, पहला हो गया आपका प्रणभंग 1929 ईस्वी में। कब छपा था? 1929 ईस्वी में। रेणुका 1935। इसकी किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी है पूछ लीजिए कौन कौन से। तो प्रणभंग 1929, रेणुका 1935, हुंकार 1938, रसवंती 1940, कुरुक्षेत्र 1946, रसीम रथी 1952, नीलकुसुम 1954, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, कोमलता और कवितत्व 1964, हारे को हरिना 1970। ये इनकी क्या है? कृतियां। अब इन कृतियों में आपको कुछ कुछ याद करना है। जैसे प्रणभंग देख लीजिए। प्रणभंग इनके सबसे पहली कविता पुस्तक है, जो कि कब छपा था? 1929 ईस्वी में। रेणुका 1935 में, हुंकार 1938 में। उसके बाद उर्वशी देख लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। कुरुक्षेत्र पूछा गया है, इनको अंडरलाइन मारेंगे, एक दो बार देखेंगे हो जाएंगे। अब देखिए प्रमुख गद्य में क्या देखिए। प्रमुख गद्य कृतियां है इनकी मिट्टी की ओर, और उसके बाद गद्य कृतियां में ही आता है अर्धनारीश्वर, जो कि 1952 में लिखा। कितने में लिखे हैं? इसको अंडरलाइन मान लीजिए। अर्धनारीश्वर कब लिखा गया? 1952 में। और इनकी क्या है? काव्य कृति है या गद्य कृति है? गद्य कृति। क्या है? संस्कृत के 4 अध्याय इसका किताब का नाम है। काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, और दिनकर की डायरी, ये भी इन्होंने लिखी। दिनकर की डायरी इनकी सबसे लास्ट पुस्तक है, जो 1973 में छपी। कोई दिक्कत यहाँ पर? पुरस्कार एवं सम्मान देखिए क्या क्या है।
संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी एवं उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले थे। 2 पुरस्कार मिले। कौन कौन से? संस्कृत के 4 अध्याय, कितना इंपॉर्टेंट बुक है देख लीजिए। संस्कृत के 4 अध्याय पे इन्हें कौन सा मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा? और देखिए दूसरा बुक देखिए, उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। राज्यसभा के सांसद पद्म भूषण एवं कई अलंकारों से सम्मानित हुए। राज्यसभा के ये सांसद भी बने, उसके बाद पद्म भूषण भी मिला और साथ ही साथ और भी कई अलंकारों से इन्हें सम्मानित किया गया। और भी कई सारे अलंकारों से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। राष्ट्र कवि के रूप में समादूत है। किसके कवि के रूप में? राष्ट्र कवि के रूप में। अब देखिए, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी थे। यहाँ पे थोड़ा मिटा हुआ था। कह रहा राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी थे। उनके गद्य में भी उनकी कविता के गुण, ओज, पौरुष, प्रभावपूर्ण वांगिमता और रूप कर्म धर्मिता आदि उसी सहजता और प्रवाह के साथ मुखरती है। उनकी कविता और गद्य दोनों में उनके व्यक्तित्व की एक जैसी गहरी छाप है। कह रहे चाहे उनकी कविता पढ़े चाहे उनकी गद्य पढ़े, दोनों में आपको उनका जो समान व्यक्तित्व दिखता है। क्या दिखता है? मतलब समान रूप से दोनों को उन्होंने लिखा है ना। ऐसा नहीं गद्य को अलग तरीके से लिखा, कविता में दोनों में सेम उसकी छवि दिखती है। उनका जो लिखने का स्टाइल है दोनों में सेम बराबर है। अगला देखिए, अब यह पाठकों, श्रोताओं और गहनशीलता पर निर्भर है कि श्रोताओं की गहनशीलता पर निर्भर है कि वह कितनी जागरूक और चौकन्ना है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने जागरूक और चौकन्ना होकर पढ़ते हैं। उनकी पराक्रमी वाणी में सन्नाटे और मौन के सक्रिय निषेध का बल भी है। मतलब उनकी जो वाणी है उसमें मौन भी है। मौन मतलब क्या? चुप्पी भी है, सन्नाटा भी है, तो सक्रिय निषेध मतलब वर्जित करने का, काफी जगह वर्जित करने पे भी बल दिया गया है इन पे। गोया वह उठ खड़ी हुई वाणी हो। ये गोया नहीं होगा या गया होगा। दिनकर छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं। कौन से युग के प्रमुख कवि हैं? छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं। वे भारतीय युग में प्रवर्तमान राष्ट्रीय किस युग में थे? अंडरलाइन मान लीजिएगा। भारतीय युग में प्रवर्तमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि थे। इसके युग के कवि थे ये, अंडरलाइन मान लो। किसके युग के थे? भारतीय युग। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? भारतीय युग के कवि थे। कहना था कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक में कर दी थी। कौन से दशक में? अब 30 के दशक तो समझाए थे ना, मतलब 1920 के बाद उन्होंने क्या किया था? कविता लिखने की शुरुआत कर दी। वो कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक में ही कर दी थी, किंतु अपनी संवेदना और भावबोध से वे चौथे दशक के प्रमुख कवि के रूप में ही पहचाने गए। उन्होंने प्रबंध, मुक्त, गीत, प्रगीत, काव्य, नाटक इत्यादि अनेक काव्य शैलियों में सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की। प्रबंध काव्य के क्षेत्र में छायावाद के बाद के कवियों में उनकी उपलब्धियां सबसे अधिक एवं उत्कृष्ट थी। कोई खास नहीं थी। प्रबंध काव्य के क्षेत्र में छायावाद के बाद के कवियों में, छायावाद के जो कवि निकले उसके बाद सबसे उत्कृष्ट भूमिका इन्हीं की थी। भारत और पाश्चात्य साहित्य का उनका अध्ययन, अनुशीलन विस्तृत एवं गंभीर है।
भारतीय पाश्चात्य का उन्होंने अध्ययन, पाश्चात्य मतलब क्या है? पुराने काल, भारत के जो इतिहास है पुरानी काल का है, उसका उन्होंने बहुत अच्छे से गंभीर अध्ययन किया था, गंभीरता से अध्ययन किया। उनकी छाप उनके काव्य और गद्य दोनों पर है। वो जो इतिहास का जो उन्होंने अध्ययन किया था, उनका असर आपको उनके काव्य और गद्य मतलब कविता और जो गद्य लिखता है उन दोनों पर है, तो कहानी कविता दोनों में निकलता है। आगे देखिए, स्वभाव का गद्य पर अधिक स्पष्ट और मुखर है। कह गद्य में जो है उनकी इतिहास की शैली का जो है बहुत ज्यादा दिखता है। जातीय महाकाव्य महाभारत और व्यास की कविताएं कवित्व प्रतिभा का दिनकर पर वैभव वर्धक प्रभाव है। इसके देख लीजिए, अंतर्ग्रह मान लिख सकते हैं इसको। जातीय महाकाव्य महाभारत, जातीय महाकाव्य कौन से हैं? महाभारत और व्यास की कविता, व्यास की कविता का नाम है प्रतिभा। व्यास की कविता का क्या नाम है? अंडरलाइन माने, बड़ी छोटा सा चीज है, सॉरी कविता नहीं, सॉरी व्यास की कवित्व प्रतिभा, मतलब व्यास की जो कविता की जो प्रतिभा थी उसकी जो प्रतिभा है का रहा है वैभव वर्धक प्रभाव है, मतलब बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है इस पर दिनकर जी पर। दो चीज का बहुत प्रभाव पड़ा है, महाकाव्य महाभारत का और साथ ही साथ व्यास की कवित्व प्रतिभा, इन दोनों का इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। दिनकर में इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा की गहरी चेतना है, इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा की गहरी चेतना है और समाज राजनीति दर्शन का वैश्विक परिप्रेक्ष्य बोध है जो उनके साहित्य में अनेक स्तरों पर व्यक्त होता है। अब देखो क्या क्या कर रहा है दिनकर की, जो दिनकर में जो है इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा का बहुत गहरा प्रभाव है, साथ ही साथ समाज राजनीति दर्शन तथा वैश्विक मतलब कि जो दुनिया में जो चल रहा है वैश्विक परिप्रेक्ष्य बोध हैं जो उनके साहित्य में अनेक स्तरों पर व्यक्त होती है। उनके साहित्य में आपको ये सभी समाज से जुड़ी हुई चीज दिखेगा, राजनीति से चीज दिखेगा, दर्शन से दिखेगा, वैश्विक वातावरण में क्या चल रहा है इससे जुड़ी हुई चीजें आपको दिख जाएगी। गद्य के क्षेत्र में दिनकर ने अनेक उल्लेखनीय कृतियां दी हैं जो उनके अर्थों में उनके युग की उपलब्धि भी मानी जाती है। देखो दिनकर ने अनेक उल्लेखनीय कृतियां दी, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया कृतियां उन्होंने लिखी हैं जो उनके अर्थों में उनके युग की उपलब्धि मानी जाती है, जो कि उनके युग में जो लिखे गए किताबें हैं उनकी एक उपलब्धि मानी जाती है। सारी लिखे काव्य चिंतन, संस्कृत चिंतन, भाषा चिंतन, समाज चिंतन आदि को लेकर उनके गद्य लेखन की अनेक कोटियां बनती हैं। उनके गद्य में विषय वस्तु शैली विधि और गद्य रूप की दृष्टि से पर्याप्त वैविध्य है। बहुत ज्यादा चीजें ये देखिए, उनके जो गद्य में विषय वस्तु है, शैली है, विधि है लिखने का, गद्य रूप की दृष्टि से पर्याप्त वैविध्य, बहुत सारी विविधता है। समझ रहे ना? आगे देखते चलिए। सामान्यतः उसका साहित्य विशेषकर गद्य साहित्य बौद्धिक संबोधित साहित्य है। लेखक जानता है कि वह किसके लिए लिख रहा है, उनकी रचनाएं उस तक मनचाहे रूप से संप्रेषित हो जाती है। स्वभाव का दिनकर के साहित्य में एक प्रत्यक्ष और गर्माहट है। कहा है दिनकर के जो साहित्य है एक प्रत्यक्षता, एक क्या दिखाता है? प्रत्यक्षता दिखाता है और साथ ही साथ गर्माहट भी। यह उनका प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर प्रस्तुत करता है। उनके जो प्रसिद्ध निबंध है अर्धनारीश्वर, इसमें उसके जो लेखन की जो है प्रत्यक्षता भी दिखाता है और गर्माहट भी दिखाता है। यहाँ उनका प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर प्रस्तुत करता है। अर्धनारीश्वर भारत का एक मिथकीय प्रतीक है। मिथकीय मतलब क्या होता है? एक स्वप्न रूप है जिसमें हम सपना देखते हैं। मिथक है मतलब जो कि सत्य नहीं है। अर्धनारीश्वर क्या है? सत्य नहीं है, जिसमें दिनकर अपना मन चिता लिखा है, मन चिता लिख दिया है, मन चिंता होना चाहिए, आदर्श निरूपित होते देखते हैं। यह उनका प्रिय प्रतीक है जो प्रायः उनके काव्य और गद्य साहित्य में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से व्यक्त होता है, काम करता दिखाई पड़ता है। जीवन भर यह दिनकर का उपास्य आदर्श बना रहता है
उनकी संवेदना, भावबोध और काव्य संस्कार पर गहरा असर है। इस प्रतीक के सांस्कृतिक अभिप्राय क्या है? क्या यह उनके सामान्य मनुष्य और स्वभाव के लिए भी कोई अर्थ और संदेश रखता है? दिनकर इस परिप्रेक्ष्य में, इस निबंध में विचार करते हैं। देखो क्या है कि दिनकर जी की चित्रकारी है, जीवन में बड़ी गंभीर है, कोई रोमांस नहीं, कोई कुछ नहीं, तो ना बड़ी गंभीर सी बातें हैं, बस इसको समझ लीजिए। इसका तो पढ़ना है ना जीवन में थोड़ी सी, इसमें बहुत ज्यादा मुख्य बिंदु कुछ नहीं। जो अर्धनारीश्वर अब इसका किताब शुरू होगा तो उसमें बाकी चीज पढ़ेंगे, तो बहुत ज्यादा मजा नहीं आने वाला है इसमें। क्या यह आज के सामान्य मनुष्य और सभ्यता के लिए भी कोई अर्थ और संदेश रखता है? देखिए, दिनकर इस परिप्रेक्ष्य में, इस निबंध में विचार करते हैं। दिनकर के जन्म शताब्दी वर्ष में इस प्रिय प्रतीक पर उनके द्वारा फुर्सत से सोचते हुए लिखे गए इस निबंध द्वारा हम लेखक के मौलिक अखंड स्वरूप की एक झलक पा सकते हैं। हम इस जो निबंध को हम जो पढ़ेंगे, ये क्या है? निबंध। ये क्या है? निबंध। अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध। अंडरलाइन मार लेंगे यहाँ पे। इस निबंध में हम क्या पढ़ेंगे समझिएगा। इस निबंध द्वारा हम लेखक के मौलिक अखंड स्वरूप, मतलब जो लेखक के जो एक मन में जो स्वरूप बना है ना महादेव जी का, तो कि एक झलक पा सकेंगे, जो प्रायः ओट और धुंधले में रहता है, जो कि एक धुंधले में है, मतलब समझ ना, जिसका कि एक प्रत्यक्ष छवि नहीं, जो कि कहीं पर प्रत्यक्ष छवि नहीं, वही छवि कवि के अपने मन में बना और कवि उसको लिख रहे हैं। तो कोई इसमें बहुत ज्यादा ये नहीं, ये महादेव जी का जो आधा शिव और आधा पार्वती का रूप है, उसी का इन्होंने वर्णन किया है कि कवि उसके बारे में क्या क्या कल्पना कर सकते हैं, कवि की कल्पना क्या है उसके बारे में चर्चा है। तो मुख्य बात है, इसमें कुछ नहीं निकला है। मुख्य बात है ये है कि दिनकर जी कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे, क्या क्या शिक्षाएं थी, उनकी क्या क्या महत्वपूर्ण किताबें हैं, इनको देख लेंगे। वो किस युग के कवि थे ये देख लेंगे। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। हम लोग जो अर्धनारीश्वर पढ़ रहे हैं, ये क्या है? निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। और जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, और रामधारी सिंह दिनकर कौन से युग के कवि थे? भारतीय युग के कवि थे। कौन से युग के कवि थे? भारतीय युग के कवि थे। साथ ही साथ उन्हें 2 पुरस्कार भी मिला है अपने बुक के लिए। एक पुरस्कार मिला है संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए उन्हें क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा मिला है? साहित्य अकादमी। और उर्वशी के लिए मिला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा मिला है? साथ ही साथ उसे पद्म भूषण भी मिला है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि पद्म भूषण उसको किसके लिए मिला है, लिखा किताब नहीं लिखा, आपका ही लिखिएगा। और साथ ही साथ उनका 2-3 किताब और जान लीजिए। अर्धनारीश्वर उनकी गद्य कृतियां हैं, अभी हमने पढ़ा निबंध है। और अर्धनारीश्वर 1952 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1952। साथ ही साथ इनकी एक और देख लीजिए इसी गद्य में, अर्धनारीश्वर के बाद संस्कृत के 4 अध्याय, ये लिखा गया 1956 में। अगर मिलान के लिए पूछता है तो पूछ सकता है। उसके बाद दिनकर की डायरी कई बार पूछा गया है, चर्चा में रही है, 1977 में लिखा गया। कब लिखा गया है? उसके बाद हारे के हरिनाम पूछ देगा कौन लिखा है? तो दिनकर जी ने लिखा है, इनकी कविता है। क्या है? हारे के हरिनाम, इनकी कविता। किताब ले लीजिए, अंडरलाइन मार लीजिए। देखो घर पे जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, हम पूरा लाइन बाय लाइन सब चीज पढ़ देंगे। अब आपको घर पे क्या करना है कि उनको बुक की चीजें को जो अंडरलाइन किया हुआ उसी को दोबारा देखना है, बार बार चर्चा नहीं करनी पड़ेगी, तो टाइम बचेगा। किताब ले लीजिए। उर्वशी, इनका किताब काफी बार पूछा गया है। उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी है? रामधारी सिंह। रामधारी तो हरिश्चंद्र नहीं, रामधारी से दिनकर। ये जो कवि थे ये उस युग के कवि थे जिस युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग चल नहीं युग चला। वो बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि थे भारतेंदु, समझ रहे? उसके बाद देखिए प्रणभंग, सबसे पहली कविता पे पुस्तक है। क्या है? जो भी कब लिखा गया था? 1929 में। तो इन चीजों को थोड़ा देख लेंगे। हुंकार, रेणुका, ये सब किताब खूब चर्चा का है। 5-6 किताब आपको रखना पड़ेगा। रेणुका हो गया, हुंकार हो गया, उसके बाद आपको अभी दिखाए थे उर्वशी हो गया, ये लिख लीजिए। कुरुक्षेत्र देख लीजिए, हारे को हरिनाम देख लीजिए।
ये सब किताब आप पूछती हैं, 5-6 किताब का आप लोग देखें। साथ ही साथ देखिए हिंदी के ये प्रोफेसर बने थे, कहाँ पे बने थे? बिहार विश्वविद्यालय में ये हिंदी के प्रोफेसर बने थे। क्या बने थे? बिहार विश्वविद्यालय में ये हिंदी के प्रोफेसर बने थे। और उसके बाद पटना कॉलेज से क्या किए थे? बीए ऑनर्स किए थे इतिहास से। कहाँ से? उसके बाद इन्होंने हाई स्कूल कहाँ से किया था ये देखना जरूरी है। उड़ीसा हाई स्कूल किया था, रेलवे हाई स्कूल। क्या एक बार याद हो जाएगा भाई, इनका रेलवे से जुड़ा हुआ है। किससे? रेलवे हाई स्कूल से। और रेलवे हाई स्कूल कहाँ से था? मोकामा का। कोई दिक्कत? अब पत्नी का नाम तो ज्यादातर पूछता नहीं, लेकिन याद रख लेंगे। रामधारी सिंह का पत्नी का क्या नाम था? श्यामवती है। श्यामा ने श्यामवती देवी है। और पिताजी का नाम रवि सिंह और माताजी का नाम मनरूप देवी। और ये सिमरिया बेगूसराय में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? और पैदा कब हुए थे? 23 सितंबर 1908 में। और मृत्यु कब हुई थी? 24 अप्रैल 1974 में। कोई दिक्कत यहाँ तक हो जाएगा? जैसे साथ ऑल द बेस्ट, बाय, सी यू, टेक केयर। कल इसको चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक? तो मिलते हैं कल के क्लास में। तो आप लोग भी लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें कैसा लगा।